हाय दोस्तों, तो जो है अपन साधारण अपवाद का अगला जो है पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट पढ़ा अपन ने 75 से जो है 95 तक, सॉरी 76 से 95 तक अपन ने पढ़ा। ये क्षम्य अपराध था पूरा का पूरा, जो है अपना किया था साधारण अपवाद के अंतर्गत आने वाला क्षम्य अपराध था। अब आगे का पढ़ेंगे पर ये प्राइवेट डिफेंस है, न्यायानुमत माना गया है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या होती है? जो स्वयं की रक्षा की जाती है वो प्राइवेट प्रतिरक्षा की जाती है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। इसमें अपन ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती है। तो कुछ क्षेत्रों में ये बोला गया है कि आप भी अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। तो धारा 96 होती है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बात है। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। तो दोस्तों, ये प्राइवेट डिफेंस कहाँ से निकल के आया? तो मैं आपको बताऊंगा कि ये रामायण से अगर अपने जोड़ के देखें हनुमान जी से, तो बहुत ही अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। आपने रामायण सब लोगों ने सुनी होगी कि हनुमान जी जब सीता मैया को लेने जो है गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे जब उनको पकड़ लिया गया और जब वो फल वगैरह खा रहे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनने भी लोगों को मारा था। तब क्या हुआ दोस्तों कि अब उनकी जो है पेशी वहाँ पे होती है रावण के दरबार में, ठीक है, और बाकायदा ट्रायल चलाया जाता है, उनको सुनवाई का अवसर दिया जाता है, ठीक है। तो चलो अपन यहाँ से पढ़ेंगे, अब वहीं से मैं आपको कनेक्ट करके बताता जाऊँगा। धारा 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बात है। कोई बात अपराध नहीं जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। माने अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा में कोई बात की जाती है तो वह अपराध नहीं होगी, ठीक है। तो हनुमान जी से रावण ने कहा कि भाई तुमने क्या किया है, तुमने हमारे, पहले तो उन्होंने कहा कि तुमने भाई हमारे क्या किया है, फल वगैरह खाए हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई हमने फल वगैरह तुम्हारे इसलिए खाए हैं क्योंकि हम भूखे थे, और भूखे का जो है खाने पर अधिकार होता है, तो वो चोरी नहीं मानी जाती। तो दोस्तों, आज भी अगर भूखा व्यक्ति कोई चीज़ उठा के खा लेता है तो वो चोरी नहीं मानी जाती है कानून की दृष्टि में, ठीक है। ये सुस्थापित सिद्धांत है। दूसरी चीज़, अगर हनुमान जी वहाँ पर उनको कहाँ से वकील मिलता? बताइए आप। दूसरे के नगर में हैं, दुश्मन के यहाँ पे हैं, तो खुद की पैरवी खुद ने की। तो आज भी भारतीय कानून में दोस्तों ये नियम है कि अगर कोई वकील नहीं मिलता है, कोई वकील आपकी पैरवी नहीं करता है, करने से मना कर देता है, तो आप स्वयं अपनी वकालत कर सकते हैं। दूसरे की नहीं कर सकते आप, अगर डिग्रीधारी नहीं है, मगर खुद अपनी वकालत कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी वकालत की, ठीक है। अब आता है 97 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो धारा 99 में अंतर्विष्ट निबंधनों के अधीन हर व्यक्ति को अधिकार है कि, अब देखो, प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात तो आगे कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट प्रतिरक्षा काय की प्राइवेट प्रतिरक्षा, ठीक है। तो धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अधीन, तो भाई अभी अपन जो है थोड़ी देर में धारा 99 पढ़ेंगे। धारा 99 में कुछ निबंधन बताए गए हैं, मतलब प्राइवेट अधिकार, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, इसको थोड़ा लिमिटेड किया गया कि कहाँ कहाँ आपको ये अधिकार नहीं है और किस सीमा तक है। ये धारा 99 बताया गया। पूरे जो 96 से 106 तक है, ये 99 के निबंधन हर जगह लागू होते हैं। तो पहला है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें। तो देखो, पहला अधिकार क्या है? खुद के शरीर की, मानव शरीर की। ऐसा नहीं किया आप किसी आपकी गाय को कोई मार रहा है, आप उसको मार दें, तो गाय को भी मार सकते हैं, बचा सकते नहीं मार सकते हैं, लेकिन ये दूसरे पैरा में आएगा। तो पहले खुद के शरीर की और दूसरे के शरीर की। और दूसरा है, किसी ऐसे कार्य के जो चोरी, लूट, दृष्टि या आपराधिक अधिचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, दृष्टि या आपराधिक अधिचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे वह जंगम चाहे स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। तो पहली खुद के शरीर की और दूसरे के शरीर की, और दूसरा कहता है कि खुद की संपत्ति की और दूसरे की संपत्ति की रक्षा कर सकता है। ये प्राइवेट डिफेंस कहलाता है। संपत्ति में कैसे? अगर कोई चोरी कर रहा है खुद की संपत्ति या दूसरे की, तो आप उसको बचा सकते हैं। लूट कर रहा है, रिष्टि यानी नुकसान, जैसे कोई आपकी गाड़ी फोड़ दे, ठीक है, आपके घर में आग लगा दे, रिष्टि होती है, ठीक है। आपराधिक अत्याचार, आपकी ज़मीन है उसमें ज़बरदस्ती कोई घुसता है, तो आपराधिक अत्याचार होता है। तो ये चार चीज़ें कोई करता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है, ठीक है। तो और संपत्ति कैसी हो, चाहे स्थावर हो या जंगम, यानी चल अचल दोनों संपत्तियों में प्राइवेट डिफेंस का अधिकार
हर व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो खुद की संपत्ति, दूसरे की संपत्ति, खुद का शरीर और दूसरे का शरीर माने वो रक्षा कर सकता है। तो हनुमान जी ने कहा ये मेरे शरीर को मार रहे थे तो मैंने भी इनको मारा। ठीक है, अब आते हैं निर्बंधन पे, अपन आते हैं। ठीक है, निर्बंधन पर कहाँ आते हैं, आप पहले 99 पढ़ते हैं क्योंकि 99 की बात आ गई है, बाद में अपन जो है 98 पढ़ेंगे। कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। तो धारा 99 क्या कहती है, वे कार्य जिनके विरुद्ध हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोरोपाधि की आशंका युक्त रूप से कार्यरत नहीं होती, कोई ऐसा कार्य जिसमें जो व्यक्ति है उसको ये नहीं लगता है कि हमारी जान चली जाएगी या हमें घोरोपाधि हो जाएगी। घोरोपाधि अपन 320 में पढ़ लेंगे या पढ़ ली होगी आपने, दांत टूट जाए, फ्रैक्चर जाए, मतलब ज़्यादा गंभीर चोट आ जाए तो वो घोरोपाधि हो जाती है। ठीक है, यदि कोई कार्य से मृत्यु या घोरोपाधि की आशंका युक्त रूप से कार्य नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभार में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है। कोई लोक सेवक अपन ने देखा होगा कि लोक सेवक सरकारी व्यक्ति, धारा 21 में लोक सेवक की परिभाषा पढ़ के आए। जैसे मान लो पुलिस है, पुलिस का काम है गिरफ्तार करना व्यक्ति को, उसकी FIR है। ठीक है, तो वो सद्भावपूर्वक कि हम इसी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर रहे हैं, वो गिरफ्तार करने आता है तो वो कोई अपराध नहीं कर रहा है। ठीक है, और आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप हमें पकड़ने आओगे, हमारे पास तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, हम तुम्हारी प्राइवेट प्रतिरक्षा में तुम्हें रोकेंगे और तुम्हें मारेंगे, भगा देंगे अपने यहाँ से। ऐसा दोस्तों नहीं होगा। लेकिन अगर उस लोक सेवक से भी आपको अपनी जान का खतरा है या घोरोपाधि की आशंका है युक्त कि ये जान से मार देगा हमें या बहुत ज़्यादा पीटेगा, तो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपका उत्पन्न हो जाता है उसके विरुद्ध भी। ठीक है, या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्याय अनुमत ना भी हो। ठीक है, भले ही वो SP का काम थानेदार कर रहा है, ठीक है, गलती बस भूल बस, तो भी आपको क्या करना है, आपको उस पुलिस की सहायता करनी है, उसके साथ चले जाना है और अपने अधिकार की बातें अपने परिजनों को बुला के, अपने वकील को बुला के करनी है, उनसे लड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है कि निर्बंधन है दोस्तों कि अगर कोई लोक सेवक हमें अपने पदाभार में कोई कार्य करता है तो हमें उसके विरुद्ध कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि कोई कार्य से मृत्यु घोरोपाधि की आशंका युक्त रूप से नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदार्थ में कार्य करते लोक सेवा के निर्देश से किया जाता है या प्रयत्न किया जाता है तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं, चाहे वह निर्देश विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। और देखो, अब यहाँ पर लोक सेवक खुद काम कर रहा था तो उसके विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं। यहाँ पर मृत्यु या घोरोपाधि की आशंका नहीं है और लोक सेवक ने कोई निर्देश दिया, मान लो लोक सेवक किसी को गिरफ्तार करने आया पुलिस वाला, ठीक है, और उसने 4 लोग और खड़े थे, उन्होंने कहा कि भैया चलो इसको पकड़वाओ, वो पकड़वाने लगे तो उनके विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई तुम कौन हो, तुम क्यों पकड़ रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उन दशाओं में संरक्षा के लिए लोक प्राधिकार से सहायता प्राप्त करने के लिए समय प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो उन दशाओं में संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ये कहते हैं कि जब आप कोई युक्त आशंका, आपको लगता है कि हमें कोई मार देगा आके, कोई संपत्ति कुछ कर लेगा और आपको लोक सेवक की संरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तो आपको वो करनी है, प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कोई व्यक्ति आपसे कह के गया कि चलो हम 2 घंटे बाद आके आपको जान से मारेंगे, तो आपको पुलिस को सूचना देनी है पहले कि ये नहीं आप कि इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी बंदूक में बढ़िया गोली वोली डाली और बैठे हैं, तो ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। आपको अगर मौका है तो आपको क्या करना है, आपको सूचना देनी है, कहाँ, लोक सेवक की सहायता। अगर सूचना देने के बाद भी लोक सेवक आपकी सहायता करने नहीं पहुँचते हैं तो आपको पूरा का पूरा अधिकार है कि आप उस पर गोली चलाएं, उसको अपने आप को बचाएं। ठीक है, लेकिन अगर युक्त अवसर है तो पहले लोक सेवक की सहायता आपको जो है प्राप्त करनी है। अब इसमें 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। स्पष्टीकरण 1, कोई व्यक्ति किसी लोक सेवा द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए जाने के लिए प्रेरित कार्य के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता जब तक कि वह ना जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है।
ठीक है। अब मान लो पुलिस वाला कोई आया बिना वर्दी में है, तो ये जानने का अधिकार है भैया कि अपना बताओ, कार्ड वगैरह बताओ, कहाँ हमारा वारंट है, कहाँ हमारी FIR क्या हुआ है और आप कौन हो, ये सब जानने का अधिकार व्यक्ति को है। यदि लोक सेवक ये नहीं बताता है तो उसका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार पूरा का पूरा योग्य तो रहता है, जैसे सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध रहता है। स्पष्टीकरण 2, कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए या किए जाने के लिए प्रेरित किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता जब तक कि यह जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश से कार्य कर रहा है, जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, या उसके पास लिखित प्राधिकार दो जब तक कि वह ऐसे प्राधिकार को मांगे जाने पर पेश न कर दे। अब कोई व्यक्ति आया कि भैया हमें पुलिस वाले ने भेजा है या कोर्ट ने भेजा है, ठीक है, कि आपको वहाँ पे लेके जाना है हमें, या आपकी कुर्की करनी है, ठीक है, तो भैया कोई व्यक्ति बोलेगा कि लिखित आपको किसने भेजा है, आप बताएं तो हमें, आप विश्वास तो दिलाएं। वो बोलेगा हमारे पास मान लो लिखित में, ये लिखित दिखाओ क्या है, कहाँ है, तो वो पूछ सकता है, ठीक है, और उसको वही अधिकार होगा अगर नहीं बता पाओगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें आती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का विस्तार क्या है। यहाँ पे ये अपन ने पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ अपन को प्राप्त नहीं है, 2 चीज़ों में प्राप्त नहीं है। अगर लोक सेवक के विरुद्ध अपन को प्राप्त नहीं है, अगर मृत्यु और घोरोपति की आशंका नहीं है और वो युक्त आशंका नहीं है और वो अपने पदाभार में सद्भावपूर्वक काम कर रहा है तो, या उसके निर्देश से कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो भी अपन को क्या है, उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, लेकिन अगर जो स्पष्टीकरण बताएगा, जो लोक सेवक जानबूझ के अपनी पहचान छिपाता है, पहचान नहीं बताता है, या जो कागज़ मांगा जाता है उसके द्वारा तो नहीं देता है, तो ये माना जाएगा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसके विरुद्ध भी है। या उसके निर्देश में कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको विश्वास दिलाना होगा कि हम लोक सेवक के निर्देश में काम कर रहे हैं, या लिखित प्राधिकार की बात करता है तो लिखित प्राधिकार दिखाना होगा, अन्यथा वो भी मारा जा सकता है। अब इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार कितना होगा, तो किसी दिशा में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं होगा जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है। तो कितना भाई मार सकते हैं आप, उतने बल का प्रयोग करना है जितना अपहानि के निवारण के लिए आवश्यक हो, ठीक है। कैसे, जैसे किसी व्यक्ति ने आपको 2 थप्पड़ मारे तो आप भी उसको 2 थप्पड़ मारने के अधिकारी हैं। कोई आपके घर में घुस रहा है तो आप उसको बाहर निकालने के लिए अधिकारी, ऐसे नहीं कि उसने आपके घर में घुस रहा है तो आपने उसको सीधा शूट कर दिया, या वो तो थप्पड़ मार दिया, आपने तलवार उठाई मार दिया, बोला हमने तो प्राइवेट डिफेंस नहीं। तो जितना आवश्यक है उतना, जैसे हनुमान जी से भाई वहाँ पे बोला गया, एक आरोप लगाया गया कि आपने हमारे सैनिकों को क्यों मारा, तो हनुमान जी बोलते हैं कि सबके देह परम प्रिय स्वामी तेहि मोहि मार कुमारगामी। उन्होंने कहा अपना शरीर सबके लिए जो है प्यारा होता है, तो जिन मोहि मारा ते में मारे, तिन पर बांधे तनय तुम्हारे। तो जिनने हमें मारा है हमने उन्हें मारा है, ठीक है। जिनने हमें नहीं मारा, ठीक है, हमने उन्हें बिल्कुल भी नहीं मारा। तो उन्होंने, रावण ने कहा भाई कि तुमने तो जान से ही मार दिया, उनने तुम्हें थोड़ा बहुत मारा होगा। तो हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, हम जिसने जितना मारा, जिसने 1 लात मारी हमने भी उसको 1 लात मारी, जिसने हमें 1 घूंसा मारा हमने भी उसको 1 घूंसा मारा। ये बात अलग है कि उतने में हम मरे नहीं और वो हमारा प्रहार नहीं सह पाए, वो मर गए। हमारा मारने का आशा उनको नहीं था, हमें केवल अपने से दूर करना था, तो हमने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका विस्तार कहाँ तक है, जहाँ तक है, कहाँ तक दोस्तों, कि जितनी अपहानि करने के लिए आवश्यक हो। अब अपन ने 96 पढ़ी, 96 में कहा प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है। 97 में हमने पढ़ा कि अपने शरीर की दूसरे शरीर की, अपनी संपत्ति की दूसरी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। अब अगर अपन सीधे 99 के निबंधन अपन ने पढ़ लिए कि कहाँ कहाँ नहीं, अब रह जाती है 98 बीच में, तो 98 को अपन रीड करेंगे। ऐसे व्यक्तियों के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत आदि हो, जबकि कोई कार्य अन्यथा कोई अपराध होता है, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्तविकृति या मत्तता के कारण, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है,
तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है जो उस कार्य के वैसा अपराध करने की दिशा में रखता है। देखो अपन ने अभी पढ़ा था जनरल एक्सेप्शन में, कोई बालक जो 7 वर्ष से कम का है, ठीक है, या कोई पागल व्यक्ति या मत्य या उन्मुक्त व्यक्ति या असमझदारी अपरिपक्व है या भ्रमवश कोई काम कर रहा है तो उनका अपराध नहीं माना जाता। ठीक है, एक पागल व्यक्ति किसी को मार देगा उसमें कौन सी धारा लगा दोगे, ठीक है, ट्रायल करोगे सब करोगे लेकिन बाद में छूट जाएगा। कोई मत्य व्यक्ति वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में भाई वो किसी को माने तो क्या किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है या कि नहीं उनके विरुद्ध? तो हाँ है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार वैसे ही प्राप्त है मानो वो कोई अच्छा व्यक्ति कर रहा है। ठीक है, का पागलपन में या को मारने का प्रयास करता है, ठीक है, भले ही पागल या का पे जो है 3 साल नहीं चलेगी लेकिन या को अपना पूरा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। एक मत दारूखोर व्यक्ति है, वो किसी के घर में घुसता है तो उसका अधिकार है कि वो उसको धक्का मार के लात मारे और बाहर निकाल दे। ठीक है, भले उसमें घुसने में वो दारूखोर को कोई अपराध नहीं होता लेकिन वो अपने घर की रक्षा करेगा, उसको बाहर भगा देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सबके विरुद्ध प्राप्त है, चाहे आगल हो, पागल हो, मत्त हो, चित्तविकृत हो, बच्चे हो, कोई भी हो। ठीक है, उसमें भेदभाव नहीं किया गया, सबको एक जैसा जो है अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो 99 अपन ने पढ़ ही ली थी। अब आती है धारा 100 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा। अब केवल यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान रखना, अभी तक ये जो 4 धाराएं अपन ने पढ़ी हैं ये शरीर और संपत्ति दोनों के विषय में बात कर रही थी। अब 100, 101 और 102 ये बात करेंगी शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में, बिल्कुल सेम। और इसके बाद 103, 104 और 105 3 धारा बिल्कुल सेम होंगी काय के बारे में, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में। तो ये आप जो है ध्यान रख सकते हैं। तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है? शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब आप शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हुए या दूसरे के शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हुए किसी का मर्डर कर सकते हैं? तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा वर्णन निबंधनों के अधीन रहती है। पूर्ववर्ती अंतिम धारा दोस्तों कौन सी है? तो पूर्ववर्ती अंतिम धारा है 99। तो 99 के निबंधनों के अधीन, तो वो तो अपन ने पहले ही कहा है कि जो धारा 99 के निबंधन है वो सब पे लागू होंगे। ठीक है, तो उसके निबंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य हानि कारित करने तक यदि वह अपराध जिसके कारण अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है इसमें पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का होता है। ये 7 कंडीशन बताई गई हैं कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपका जो है कहाँ तक चला जाएगा, आप उसमें मृत्यु कारित तक कर सकते हैं। नंबर 1, पहला, ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। जब उस व्यक्ति को लगता है कि अगर हम इसको नहीं मारेंगे तो ये हमारी मृत्यु कारित कर देगा, तो उसका अधिकार है प्राइवेट प्रतिरक्षा का कि वो उसको जान से मार दे। दूसरा, ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोरोपति होगा। जब व्यक्ति को लगता है कि ये हमें घोरोपति कारित कर देगा तब भी वह मृत्यु कारित करने तक उसका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होता है। बलात्संग करने के आशय से किया गया कार्य, जब भी किसी महिला को लगता है कि उसके साथ बलात्संग होने वाला है, रेप होने वाला है, तब भी उसको ये अधिकार है कि वो किसी की भी व्यक्ति की जान ले ले प्राइवेट डिफेंस में। ठीक है, तो कोई अपराध नहीं होगा। प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला, जब ठीक है ये प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा, ठीक है, करण की तृप्ति की आशा से कोई हमला किया जाता है। जैसे मान लो, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि ये किसी पुरुष, स्त्री पुरुष दोनों के विरुद्ध होता है, लेकिन मान लो ये किसी पुरुष का रेप है। ठीक है, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति की आशा से किया गया हमला, तो ये किसी पुरुष का जो है रेप की जैसी स्थिति होती है। ठीक है, ये यदि महिला के साथ भी किया जाता है या पुरुष के साथ, तो ऐसा हमला, तो ये इसमें भी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कहाँ तक होता है? मृत्यु कारित करने तक होता है। 5वां, व्यापरण या अपहरण करने की आशा से किया गया हमला। व्यापरण अपहरण 360, 61, 62 में जब अपन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो व्यापरण किसका होता है? बच्चों का होता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा लड़का है, ठीक है, तो 16 साल से कम का, और लड़की है 18 साल कम की है, तो ये क्या माना जाता है? व्यापरण माना जाता है कि इसको कोई बहला फुसला के ले जाए 16 साल से कम की मतलब जो है लड़की को 18 साल
तक के लड़के को अगर कोई ले जाता है तो विवरण कहलाता है। ठीक है, या अपहरण जबरदस्ती किसी को कोई उठाता है ले जाता है तो ये यहाँ पर भी शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कहाँ तक होता है, मृत्यु कारित करने तक होता है। छठवां पॉइंट जो है, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए, सदोष परिरोध किया जाए जिनमें उसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति का सदोष परिरोध हो गया। सदोष परिरोध क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को ऐसे निरुद्ध कर दिया जाता है, चारों तरफ जाने से रोक दिया जाता है, वो कहीं भी नहीं जा सकता है, जैसे एक कमरे में बंद कर दिया और उसको यह पता है कि यह बिना किसी भी पुलिस की किसी अन्य लोक सेवक की सरकारी आदमी की सहायता नहीं ले सकता है, तो फिर यहाँ पर भी उसका अधिकार मृत्यु कारित करने तक उसको प्राप्त हो जाता है और वो मृत्यु कारित जो है कर सकता है। ठीक है, सातवां, अम्ल फेंकने या देने का कृत्य। कोई अम्ल फेंकता है या फेंकने के लिए देता है, या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपहति कारित होगी। तो कोई व्यक्ति अगर किसी पे अम्ल फेंकता है, अम्ल माने एसिड, ठीक है, ये तेजाब भी इसको बोलते हैं, ठीक है, ये फेंकता है तो भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु करने का अधिकार है, कोई अपराध नहीं माना जाएगा। अब आती है 101, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई हानि कारित करने तक होता है। तो देखो, ऐसे अधिकार का जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है शरीर में, कब मृत्यु कारित करने तक होता है, ये 7 कंडीशन में होता है। ठीक है, अब कब ऐसे अधिकार विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई हानिकारक, देखो ऐसी कंडीशन है तो मृत्यु हो जाएगी, कब मृत्यु ना करके अन्य हानिकारक करने तक होता है। ठीक है, तो ये बताती है, यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगत भांतियों में से किसी भांति का नहीं है तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु से इच्छा कारित करने तक का नहीं होता, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अध्ययन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई हानि से इच्छा कारित करने तक का होता है। तो ये धारा कहती है 101 की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब है, जब आप मृत्यु कारित नहीं कर सकते लेकिन कोई अन्य भांति कर सकते हैं। तो इनका कहना कि जब आपके शरीर को कोई अगर मान लो ये 7 चीज़ें करता है तो स्व में आप मृत्यु कारित कर सकते। इनके अलावा अगर कोई 8वां कार्य करता है आपके साथ, ठीक है, जैसे मान लो केवल रोकता है आपको, धक्का दे के निकल जाइए, सदोष परिरोध नहीं है, ये अवरोध मात्र है। ठीक है, कोई आपको 2 थप्पड़ मारता है, आप उसको भी 2 थप्पड़ लगा दीजिए। तो इस तरीके से जो है, ठीक है, अन्य अपहानि कारित करने तक का होगा। मृत्यु नहीं कर सकते लेकिन अन्य अपहानि कर सकते हैं 101 में। ठीक है, तो जब इन 7 चीज़ों से भिन्न कोई आपके साथ कार्य करता है तो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा में अन्य अपहानि कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। 102 कहती है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। तो अब ये बात आती है कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ हो जाता है और कब तक बना रहता है, मतलब कब समाप्त होता है। तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है। कब प्रारंभ हो जाता है, जब अपराध करने के प्रति या धमकी इसके शरीर के संकट की युक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया ना गया हो, और तब तक बना रहता है जब तक कि शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। तो शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तभी उत्पन्न हो जाता है। कब उत्पन्न हो जाता है मित्रों, जब उत्पन्न हो जाता है जब उसको तत्काल, मतलब उसको लगता है कि कोई अपराध करने का प्रयत्न किया गया है, धमकी दी गई है, इससे मृत्यु की क्या हो गई है, मृत्यु की, ठीक है, या किसी अन्य अपराध होने की युक्त आशंका पैदा हो गई है, चाहे वह अपराध किया गया हो ना किया, उसका अधिकार उत्पन्न, जैसे उसे लगा कोई हमें मारने वाला है, उसका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न हो गया। और जब तक ऐसा संकट बना रहता है, इसकी आशंका बनी रहती है कि शरीर को कोई चोट पहुंच सकती है, कोई नुकसान पहुंच सकता है, तब तक जो है ये अधिकार बना रहता है। ठीक है, तो ये 3 धाराएं थी, 100, 101 और 102 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में। अब 103, 104 और 105 काय के संबंध में, संपत्ति के संबंध में। तो 103 कहती है कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। तो समय अपन ने पढ़ा था कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा मृत्यु कब कारित कर सकते हैं। तो 103 कहती है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में
कब किसी की मृत्यु कारक कर सकते हैं। तो धारा 99 के निर्बंधन तो जो है आपके साथ में चलेंगे ही चलेंगे। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 वर्णित निबंधनों के अधीन दोषकर्ता की मृत्यु या न हानि सुरक्षा कार्य करने तक का है। यदि वह अपराध जिसके किए जाने के या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है ये तस्मिन पश्चात प्रकृत भांतियों में से किसी भी भांति का है। जब संपत्ति के विरुद्ध ये कार्य होते हैं तो विस्तार कहाँ तक हो जाता है दोस्तों, मृत्यु कारित करने तक हो जाता है। पहला लूट, अगर कोई आपके साथ लूट कर रहा है और अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उसकी मृत्यु कारित कर दें, आपको कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। रात्र गृह वेदन अपन आगे पढ़ेंगे 6 प्रकार से होता है। कोई आपके दरवाजे तोड़ के आता है, आपकी छत से आता है, आपकी खिड़की तोड़ के आता है, आपके गार्ड को मार के आता है और रात्रि में आपके गृह में प्रवेश करता है दोस्तों, सीधी गोली चला दीजिए, कोई भी अपराध होने वाला नहीं है। तीसरा, अग्नि द्वारा दृष्टि, कोई आपके मकान में आग लगा रहा है जो ऐसे निर्माण तंबू या जलयान को की गई है। अगर मान लो कोई कार में आग लगा रहा है बाहर, वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन निर्माण तंबू या जलयान 3 चीजों में, और ये 3 चीजें कैसी, जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान में रूप में लाया जाता है। मान लो वो अपनी संपत्ति, अपना मकान मतलब माल वगैरह रखे है, चना पानी रखे है, ठीक है, या कोई अन्य संपत्ति रखने के लिए कोई घर बना है, निर्माण या तंबू, ठीक है, या वो रहने के लिए है और उसमें अग्नि लगाता है तो ये माना जाएगा कि आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का क्या है, मृत्यु कारित करने तक का। चौथा, चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार। चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार 3 चीजें, चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनसे युक्त रूप से यह आशंका कर यदि प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर पति होती है। आपका गृह अतिचार, आपके अंदर चले आ रहे हैं लोग तलवार बलवार लेके, अभी उनने आपसे कुछ कहा नहीं है लेकिन आपका अंदर ऐसे प्रवेश किया, आपको लगता है ये हम जान से मार देंगे या घोरोपति कारित कर देंगे, तो आप बिल्कुल शूट कर दीजिए उसको, कुछ आपका होने वाला नहीं है, आप गोली मार सकते हैं। चोरी, चोरी है, कोई चोर 4 चोर आपके घर में घुसे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि अगर मैं उठूंगा तो ये लोग मुझे भी मार देंगे, मार सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसका आप जो है वध कर सकते हैं, कोई अपराध नहीं है। रिष्टि, मान शरीर को मान लो आग लगाने आ गया कोई आपके घर में, ठीक है, रिष्टि करने आ गया, अब आप उसको, आपको लगता है कि हम इसको नहीं मारेंगे तो ये हमारी जान चली जाएगी यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर यार हम तो मर जाएंगे यार, खड़े खड़े इसको रोकेंगे, तो बस ठीक है, सीधा शूट कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब 104 बिल्कुल 101 जैसी है। ऐसे अधिकार विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई हानि कारित करने तक का कब होता है, तो जब कोई अपराध इन 4 चीज़ों के अलावा संपत्ति के संबंध में किया जाता है तब आप उसको जान से नहीं मार सकते लेकिन अन्य हानि कर सकते हैं, ये जो है 104 कहती है। मान लो कोई आपकी साधारण जो है चोरी कर रहा है और आपने दिन में देख लिया, आपको कोई मृत्यु की आशंका नहीं है घोरोपति की, छोटा सा चोर है, कहाँ मारेगा, ये 2 तमाचे लगाओ, बाहर निकाल दो, पुलिस के हवाले कर दो, जान से मारने की क्या जरूरत है यार, तो यहाँ पे जो है इतना हो जाएगा। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना, तो वहाँ भी था कि शरीर की सुरक्षा का अधिकार का प्रारंभ होता है, कब तक बना रहता है, तो यहाँ पर भी 105 में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्त आशंका आरंभ होती है। जब आरंभ होती है संपत्ति को नुकसान पहुंचने की युक्त रीजनेबल आशंका उत्पन्न होती है, आपका अधिकार प्रारंभ हो जाता है। लेकिन बना रहने में इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, 4 चीज़ें दी गई हैं बने रहने में, वहाँ पर सीधा था जब तक शरीर के संकट को आशंका बनी रहती है आपका अधिकार बना रहता है, लेकिन संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में अलग अलग चीज़ें हैं। पहली चीज, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरुद्ध है। अब चोरी के विरुद्ध देखिए कब तक, अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक, जब तक अपराधी है जो संपत्ति सहित आपकी पहुंच से बाहर ना हो जाए तब तक आप उससे अपनी संपत्ति छीन सकते हैं, कैसे भी करके आपका अधिकार है, तब तक बना रहता है। लेकिन जैसे मान लो चोर 1 किलोमीटर निकल गया, अब आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो गया, संपत्ति लेके वो भाग गया या अकेले ही चला गया, ठीक है, संपत्ति छोड़ गया,
आपका दबाव, आप रिपोर्ट लिखाइए उसकी, ठीक है। अथवा या तो लोक अधिकारियों की सहायता भी प्राप्त कर लेने, संपत्ति प्रदत्त हो जाने तक बना रहता है। या मान लो आपने कॉल किया, चोरी हो रही थी, पुलिस आ गई, पुलिस ने पकड़ लिया, अब आप उसको नहीं मार सकते हैं, आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो जाता है जैसे ही पुलिस होती है। या आपको आपकी संपत्ति वापस मिल जाती है, जैसे ही आपको अपनी वो मान लो संपत्ति फेंक गया, भाग गया, अब जाने तो उसकी रिपोर्ट लिखाना, उसने चोरी का प्रयास किया था, लेकिन आप उसको ढूंढ के नहीं मार सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे किया गया है। तो कब? जब वो अपराधी संपत्ति सहित बाहर हो जाए आपकी पहुंच से, या संपत्ति आपको मिल जाए, या लोक सेवक की सहायता मिल जाए चोरी की संपत्ति में, ठीक है, तब तक बना रहता है, ठीक है। और जैसे इन तीनों में से एक भी चीज़ हो गई, आपका अधिकार समाप्त हो गया। अब लूट के संबंध में, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या भत्ती या सदोष अवरोध कार्य करता रहता है। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु, भत्ती, सदोष अवरोध कार्य करता रहता है तब तक अधिकार है लूट के विरुद्ध। जब तक वो आपकी मृत्यु करने का प्रयास करता रहता है, या आपके साथी को मारता रहता है, या आपको मृत्यु करने का प्रयास करता रहता है कि आपको लगता है अभी मर जाएंगे हम, उपहति करता रहता है, मतलब आपको मारता रहता है, या सदोष अपरोध करता है, आपको छेंक के रखता है, आपको रोक के रहता है, या ये सब चीज़ें करने का प्रयत्न करता है। अथवा जब तक तत्काल मृत्यु का, तत्काल उपहति का, तत्काल व्यय का, एक अवरोध का भय बना रहता है, ठीक है। या तो यह तीन करता है, तीन काम या करने का प्रयत्न करता है, काय का, मृत्यु का, उपहति का, या सदोष अवरोध का, तीनों काम करता है या करने का प्रयत्न रहता है, या तत्काल ही इन सब तीनों चीज़ों का या तीनों में से एक का होना भी अगर इनका भय है तो ये माना जाएगा कि आपका लूट के प्रति अधिकार जो है बना हुआ है। तीसरी चीज आती है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अत्याचार या रिष्टि के विरुद्ध। अब आप आपराधिक अत्याचार या रिष्टि के विरुद्ध कब तक बना रहता है? जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार या रिष्टि करता रहता है। जैसे मान लो आपके मकान में कोई जबरदस्ती घुस रहा है, जब तक घुस रहा है तब तक मारो उसे, जितनी बार घुसे उतनी बार मारो, धक्का दो, बाहर निकालो, रिष्टि करता है। मान लो आपकी गाड़ी को कोई लठ से तोड़ रहा है, जब तक वो लठ मार तोड़ता रहा तब तक आप उसको भी मारते रहो, जब तक वो बंद ना कर दे मारना, आपका अधिकार है चालू। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रात्र गृह वेदन तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह वेदन से आरंभ हुआ गृह अत्याचार होता रहता है। मान लो उन्होंने आपकी दीवार में एक होल कर लिया, उसमें से लोग आ रहे, गृह अत्याचार होता जा रहा, आते जाओ, मारते जाओ, रखते जाओ, मारते जाओ, रखते जाओ, तब तक अधिकार बना है जब तक उससे लोग आना बंद नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 105 कहती है, समझ में आ गई होगी आपको। अब आती है 106, इस चैप्टर की लास्ट धारा है घातक हमले। क्या है? घातक हमले। ठीक है, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम हो। ठीक है, क्या है? निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम है। घातक हमला, हमला कैसा होना चाहिए 106 में, ये दोनों पे मतलब अलग ही टोटल सेक्शन अलग है। वो घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बहुत ही घातक हमला है, जिसमें ऐसा है कि आपको घोर उपहति हो जाएगी या मृत्यु कारक हो जाएगी, वो घातक हमला कहलाता है। घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। एक व्यक्ति पर घातक हमला हो रहा है और उसको ये है कि अगर मैं प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल करता हूँ तो एक निर्दोष व्यक्ति को हानि हो सकती है, ऐसा जोखिम है, ऐसा खतरा है। तो आइए पढ़ते हैं इसमें क्या होता है। जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित हो, जिस हमले से, हमले की परिभाषा पढ़ाऊंगा मैं आपको 349-50 में, देखेंगे वहाँ 51-52 में क्या है। मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित हो जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में होगी निर्दोष व्यक्ति की, यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में होगी निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम की बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से ना कर सकता हो तो उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विस्तार वह जोखिम उठाने तक है। मान लो उसको लगता है कि जब तक ये प्राइवेट नहीं, सॉरी, जो निर्दोष व्यक्ति है इसकी जोखिम ना ली जाए तब तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो कर दीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दृष्टांत समझ में आ जाएगा, एक भीड़ जो है ए पर आक्रमण करती है,
उसकी हत्या का प्रयत्न करते, उसको लगता है कि यह भीड़ मुझे मार डालेगी, तो वह भीड़ पर गोली नहीं चला पाता, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ शिशु हैं, क्योंकि शिशुओं द्वारा तो अपराध माना उन लोग उकसा दिया है। बिना जोखिम के गोली नहीं चला सकता और वो गोली चलाता है, और छोटे छोटे शिशु भी मान लो गोली चलने से अपहानि हो जाती तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। समझे दोस्तों? उसे मान लो एक बच्चा मिल गया कनपटी पे बंदूक रखने के लिए, और कि अगर इस बच्चे को कनपटी पे बंदूक रखे रहेंगे हम, ठीक है, तो ये लोग हमें निकल ले जाने देंगे, बहुत हज़ारों की भीड़ खड़ी है जो, और वो आदमी पिस्टल दिखा के बच्चे को ले जाता है, ठीक है, और उसको फिर छोड़ देता, तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। या सामने से बहुत सी भीड़ आ रही है, इसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं, और वो गोली नहीं चला पाते, वो गोली चला दे, कोई दिक्कत की बात नहीं, जिसको मरना हो मरे, ठीक है, क्योंकि ये उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसका आशा उन बच्चों को माना नहीं होना चाहिए, जोखिम है ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 106 तक कंप्लीट कर लिया। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।